हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो बात की थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करते हुए आगे चलना चाहूंगा कि बेसिकली रिस्क परसेप्शन जो है आपका सेंसेस जो हैं जो परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन जो जरूरी है किसी भी एचएससी वाले के लिए कि वो हैजर्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके। उसमें साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच जो है इनके सेंसेस का बेहतरीन होना और इसके साथ साथ कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज का होना। जब ये दोनों चीजें आप एक्वायर कर लेंगे देन आप इस पोजीशन में होंगे कि आप असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर वो बेसिकली चेक करना चाह रहा है कि आपके सेंसेस जो हैं वो किस किस्म के हैं। इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब जो रिस्क परसेप्शन है आपका, जो सेंसेस है आपके, ठीक है, ये कंप्रोमाइज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन के सिनेरियोस बयान किए गए हैं जिसके अंदर आपकी रिस्क की परसेप्शन जो है वो कमजोर हो सकती है या कंप्रोमाइज हो सकती है। लाइक अगर आप बीमार हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप फटीग्ड हैं, ठीक है, आपने कोई ड्रग्स या अल्कोहल यूज किया हुआ है, ठीक है, या ये भी होता है कि अगर आपने कोई पुराना कोई बुरा एक्सपीरियंस है, लाइक अगर फर्ज करें मैं किसी की फैमिली में या किसी ने आग से कोई जलाया है खुद, तो वो हमेशा जब भी फायर के रिगार्डिंग हैजर्ड्स और रिस्क को निकालेगा तो वो उनको जरा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दे देगा बिकॉज उसका पुराना एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है। ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। रिस्क परसेप्शन जो है आपकी कंप्रोमाइज भी हो सकती है या बहुत अच्छी भी हो सकती है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उनका यूज, ये भी रिस्क परसेप्शन के ऊपर, क्योंकि अगर आपने पीपीस पहनी है और आपको कुछ सही तरीके से नजर नहीं आ रहा उसमें, ठीक है, तो मे भी आपका जो विजन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, ठीक है, या उसकी इंटीग्रेशन दूसरी पीपीस के साथ ना हो तो आप मसाइल को देख नहीं सकते। ठीक है, तो किसी भी इंसान का जो परसेप्शन ऑफ रिस्क है वो कंट्रोल्स या पीपीस पहनने से भी मुतासिर हो सकता है। और फिर वर्क प्लेस के ऊपर जो कंडीशंस होती है इसमें लाइट का कम होना या ज्यादा होना, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट्स, नॉइस, टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रेस, बुलिंग, साइट के ऊपर किस तरीके से इन्वायरमेंट है, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके रिस्क परसेप्शन को मुतासिर कर सकती हैं। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी रिस्क असेसमेंट का। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि रिस्क असेसमेंट बेसिकली क्या है। केयरफुली एग्जामिन करना किसी भी वर्क प्लेस को या प्रेमिसेस को, ठीक है। इसके अंदर आप करते क्या हैं बेसिकली हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके अंदर जो मौजूद रिस्क है उसको एवेलुएट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। ये पूरी जो एक्टिविटी है जिसमें हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके एवेलुएशन की जाती है रिस्क की और फिर कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए जाते हैं। फॉर्मल एक जो प्रोसीजर है इसका, ठीक है, उसे कहते हैं रिस्क असेसमेंट। अब आप देखें आपके पास स्क्रीन के ऊपर दो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, हैजर्ड और रिस्क। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पहली क्लास में कि हैजर्ड बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर पोटेंशियल नुकसान देने का। ये यूजुअली अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन की शक्ल में पाया जाता है। और फिर हमारे पास आता है रिस्क। जब तक हैजर्ड नहीं होगा रिस्क नहीं होगा। हैजर्ड्स को एलिमिनेट किया जा सकता है बट अगर कहीं पे रिस्क है तो रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा। सम लेवल ऑफ रिस्क रहेगा जिसे एक्सेप्टेबल रिस्क कहा जाता है, ठीक है, या सॉरी, जो भी लेवल रिस्क का रहेगा उसे एक्सेप्टेबल रिस्क भी कहा जाता है, ठीक है, या इसी को अगर हम डिटेल में लेके जाते हैं तो रेजिडुअल रिस्क भी कहा जाता है, जिसमें आप कंट्रोल लगाने के बाद जो रिस्क बच जाता है उसे रेजिडुअल रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो रिस्क बेसिकली हैजर्ड के साथ लिंक्ड है। हैजर्ड होगा तो रिस्क होगा, ठीक है, बट एलिमिनेट कर देंगे तो रिस्क नहीं रहेगा। क्लियर? रिस्क बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, हमने पढ़ा था कि एक तो लाइकलीहुड है हैजर्डियस इवेंट के होने का और फिर उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ये दो चीजें मिलकर रिस्क कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो रिस्क में जब दो चीजें शामिल है, एक लाइकलीहुड और एक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, तो इन दोनों चीजों को ही ऊपर काम करेंगे तो रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिस्क को कम करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप लाइकलीहुड कम कर लें, या कॉन्सिक्वेंस कम कर लें जिसे सेवेरिटी भी कहा जाता है, या फिर दोनों चीजों को कम कर लें अगर पॉसिबल है। तो इस तरीके से रिस्क को हम मिटिगेट या रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास साइट में बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं रिस्क असेसमेंट के लिए जो आप लोग कर रहे होते हैं। यूजुअली आपके पास बिल्डिंग्स की, ऑफिस की भी रिस्क असेसमेंट होती है, ठीक है, और आप जनरली पूरे प्लांट साइट की भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पे मेरे ख्याल में डिस्कशन का कोई वो नहीं है, ठीक है, ये एक जनरल टॉपिक है। अब हमारे पास रिस्क प्रोफाइलिंग की एक टर्म यूज होती है, ठीक है। मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि इस पे थोड़ा सा अगर डिस्कशन करनी हो तो कर सकता है।
ठीक है, यार ये शोर हो रहा है, कौन है अपने पास, करें अपने पास बैकग्राउंड में साउंड। जी, रिस्क प्रोफाइलिंग बेसिकली क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजिकल लेवल के ऊपर, बोर्ड लेवल के ऊपर, ठीक है, जो आपकी हाई रिस्क एक्टिविटीज है या बिजनेस को जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो रिस्क होते हैं उन तमाम को एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, ठीक है। ये डेली टू डेली रिस्क असेसमेंट की बात नहीं हो रही। रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर आपके जो अक्सर कंपनीज लिखती है कि जनाब हमारे पास जो मेजर हाई रिस्क एक्टिविटीज हैं या हाई रिस्क जो है वो ये है, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, उनको कहा जाता है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो इसके अंदर बेसिकली इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिस्क को वो सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं, जबकि रिस्क एक वाइडली एक्सेप्टेड टर्म है जो कि फाइनेंस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, बिजनेस कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, आपकी सेल्स के रिगार्डिंग भी रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। हम जो रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हैं बेसिकली ये कारपोरेट रिस्क की बात हो रही है विद रिगार्ड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो यूजुअली इसमें होता क्या है कि टॉप मैनेजमेंट बोर्ड लेवल के ऊपर जो मेजर रिस्क हैं आपकी फील्ड को, आपकी कंपनी को, आपकी इंडस्ट्री को, उनको लेके जो प्रोटोकॉल सेट करती है, उनकी जो वैल्यू एवेल्यूएशन करती है, उनकी एस्टिमेशन जो करती है, उसे रिस्क प्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है जी। रिस्क असेसमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है जी, उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं आप हैजर्ड्स को, फिर प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं और कंट्रोल करते हैं उनको, ठीक है। ये तमाम एक्टिविटी रिस्क असेसमेंट कहलाती है। अब इसकी मेथोडोलॉजी भी आगे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक चीज है रिस्क प्रोफाइलिंग, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल के अंदर होता क्या है जनाब, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट बैठ के आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग को रिव्यू करती है और उसके ऊपर वो डिसाइड करती है कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने हैं ताकि ये जो मेजर रिस्क हैं इनसे बचा जा सके। जी, कोई बात करना चाह रहा है? अच्छा जी, जो रिस्क असेसमेंट हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उसका मकसद क्या होता है? ऑब्वियसली मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी में जब भी सवाल आ जाएगा कि किसी भी चीज का पर्पस क्या है, ये क्यों की जाती है या फायदे क्या हैं, तो मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास रिस्क असेसमेंट करने का मकसद क्या है? अपने आप को बचाना, ठीक है, मॉरल वैल्यूज को बचा लेना, लीगल कंप्लायंस इंश्योर कर लेना और फाइनेंशियल कॉस्ट से बचाना, ठीक है। अच्छा, ये मेरे साथ घर में आवाज। हाँ यार ये काइंडली, ये कोई डिस्कशन प्लेटफॉर्म नहीं खुला हुआ। अगर आपने टॉपिक से रिगार्डिंग डिस्कशन करना है तो मैंने इसलिए माइक ओपन किया है। कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, ये डिस्कशन करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, स्लाइड के ऊपर। ये आप सब लोगों के पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं सोर्सेज। ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर। जी जी। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं। जी, इंटरनल सोर्सेज के अंदर आपकी वर्कफोर्स आ सकती है, ठीक है। और एक्सटर्नल में जिस तरह अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदनी है जो आपके इन हाउस डेवलप नहीं हो सकती, तो आप मार्केट से परचेज करेंगे तो वो आपके लिए एक्सटर्नल सोर्स बन जाएगा। नहीं बेटा, ये वो सोर्सेज की बात नहीं कर रहा, ये आपके पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है, कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आएगी, ठीक है।
तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं बेसिकली बेटा। इंटरनल फैक्टर्स भी हैं आपके पास, इंटरनल सोर्सेज भी हैं इंफॉर्मेशन के, जिसके अंदर आपके पास तमाम रिकॉर्ड आ जाता है। एक्सीडेंट का रिकॉर्ड हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड, इल हेल्थ का रिकॉर्ड, पुरानी असेसमेंट्स का रिकॉर्ड, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ठीक है, या इंजरीज, ये तमाम चीजें आपको एक नॉलेज देती हैं, परसेप्शन बनाती है ना आपका रिस्क रिगार्डिंग, ठीक है। जी जी। और फिर आपके पास एक्सटर्नल भी होता है, जिसमें आपके पास कोई लॉ है, वहां से कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक है, कोई गाइडलाइन आ गई, किसी ओईएम ने डाटा दे दिया आपको, ट्रेड यूनियंस ने बता दिया आपको, ठीक है, कोई सेफ्टी के मैगजीन्स ने, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, आयोश है आपके पास, IIRSM है, इस तरह की बॉडीज ने कुछ भेज दिया आपके पास, ठीक है। या लोकल सोसाइटी जो है, कई दफा वो भी वहां पे कुछ एनजीओ काम करती हैं, तो वो भी आपको गाइडलाइन दे देती हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज की बेटा बात कर रहा है कि आपके पास कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, एक्सटर्नली इंफॉर्मेशन सोर्सेज, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? जी क्लियर है। अच्छा जी, अब बेटा ये बात कर रहा है कि रिस्क असेसमेंट की कैसे जाती है ना, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए बेसिकली एक मेथड यूज होता है जो 5 स्टेप्स से मुश्तमिल होता है। ऑलरेडी सारे लोग अवेयर भी होंगे, मैं इसको गो थ्रू करवा देता हूं आपको दोबारा। तो इसमें पहला स्टेप जो है असेसमेंट का हमारे पास, वो है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। जी बेटा, MSDS जो है वो एक्सटर्नल सोर्स होता है बेटा, क्योंकि वो आपकी कंपनी ने नहीं बनाया होता, वो बाहर से आता है, ठीक है हमजा। ये ठीक क्वेश्चन है था सर। हमजा का। MSDS जो है, मैन्युफैक्चर या मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है, ये बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स होता है बेटा, ये इंटरनल नहीं होता। अच्छा जी, जो हमारे पास 5 स्टेप अप्रोच है, तो हमने पहले डिस्कस क्या किया, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊं आपको, कि परसेप्शन ऑफ रिस्क के लिए आपके पास सेंसेस का सही होना, ठीक है, और सेकंडली जो असेसर है उसके पास कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज का सही होना, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉफुली असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने रीजन, और इस जो ये रिक्वायरमेंट है, इसको लॉ के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो कहता है रीजनेबली फोर्सिएबल अप्रोच, ठीक है। जो आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर सेट करता है कि आपको हैजर्ड्स को कहां तक आइडेंटिफाई करना है, रीजनेबली फोर्सिएबल अप्रोच। तो फोर्सिएबल अप्रोच के अंदर बेटा दो चीजें हैं, एक तो आपके पास ये सेंसेस का सही होना, और फिर कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज का होना, ठीक है। ये होने के बाद अगर आप कोई असेसमेंट्स करते हैं, ये जो मेथड आपको नजर आ रहा है 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल, ये यूज करते हुए, ठीक है, वो नॉलेज, वो परसेप्शन लेके इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं और असेसमेंट्स कंडक्ट करते हैं, तो ये पूरी अप्रोच मिलकर क्या बनाएगी, रीजनेबली फोर्सिएबल अप्रोच। क्लियर है? तो इसका पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स, मींस आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हैजर्ड्स जो है, मैंने बताया था अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन दोनों सूरत में देखे जाएंगे। अब जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे आपने हैजर्ड्स के लिए जो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, कि किन किन चीजों के अंदर हैजर्ड्स को देखेंगे, तो नॉर्मली इसके अंदर लोगों के रिगार्डिंग हैजर्ड्स, ठीक है, मटेरियल के रिगार्डिंग हैजर्ड्स, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हैजर्ड्स और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हैजर्ड्स को देखा जाता है, ठीक है। तो जब भी कहीं भी आप असेसमेंट करते हैं, तो जो फैक्टर्स होते हैं हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई जिनमें करना होता है, वो लोगों के रिगार्डिंग हैजर्ड्स होते हैं। अब इसमें वो तमाम लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें क्या मसाइल हो सकते हैं, और इसके अलावा जो पीपल नियर बाई मौजूद हैं, उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर इसी के अंदर जो पीपल हैं, उनकी अगर स्पेशल नीड्स हैं, तो उनको भी कंसिडर किया जाता है। लाइक एक कैटेगरी होती है वल्नरेबल कैटेगरी, जिसके अंदर ऐसे लोग जो साइड पे काम कर रहे हों या इर्द गिर्द मौजूद हों, जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हों, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लाइक इमेच्योर वर्कर्स हैं आपके, ठीक है, आपके पास हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को भी आपने माइंड में रखना है कि यार इसको कोई स्पेशल नीड तो नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, तो उसको भी अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो भी रिस्क में चली जाएगी। क्लियर है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड जो है, इसमें 4 फैक्टर्स यूजुअली देखे जाते हैं, ठीक है। पीपल्स के रिगार्डिंग मसाइल, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, इसके अंदर लाइट आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, नॉइस आ जाएगा, ठीक है, ये तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे। और इसके अलावा मटेरियल से रिगार्डिंग चीजें, ठीक है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कोई सॉलिड चीज है, लिक्विड है, हॉट है, एसिडिक है, बेसिक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके रिगार्डिंग। और फिर आपके पास इक्विपमेंट के रिगार्डिंग भी मसाइल सारे आ जाएंगे कि मशीनरी कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, उसके भी हैजर्ड्स और रिस्क निकाल लिए जाएंगे। तो बेटा स्टेप 1 क्लियर है आप लोगों को? जी। अच्छा जी,
स्टेप 2 के अंदर बेटा क्या होता है कि हम एस्टिमेशन ऑफ रिस्क भी कहते हैं इसे, ठीक है। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि किसको नुकसान होगा, कैसे होगा और कितना होगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसे लोग हैं जो जिनकी लाइफ एट स्टेक जा रही है, जो रिस्क के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि आप डिसाइड कर सकें कि मुझे कितनी डेप्थ में असेसमेंट करनी है, क्या एक बंदा असेसमेंट करेगा या पूरी टीम डेवलप की जाएगी, ठीक है, और कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे ताकि ये जो लोग हैं ये बच सके। क्लियर? दैट्स व्हाई इस स्टेप को एस्टिमेशन ऑफ रिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप है बेटा इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। तो इवैल्यूएशन के लिए जिस तरह मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जो आपकी स्क्रीन पे भी आ भी रही होगी, अब हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क की जाती है जिसके अंदर आप ये वाला ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसको आप इवैल्यूएट करते हैं कि कितने % चांसेस हैं कुछ गलत होने के और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्लियर? अच्छा जी। और फोर्थ स्टेप जो है बेटा इसमें आपने जो भी चीजें एक्टिविटीज की हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप के अंदर आप इवैल्यूएशन करेंगे और साथ में कंट्रोल्स भी लगा देते हैं, ठीक है। फोर्थ के अंदर हमारे पास हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इन पूरी चीजों को कि हमारे मसाइल क्या थे, उनका स्कोर कितना था, उनके लिए कंट्रोल्स हमने क्या सजेस्ट किए, रिव्यू डेट क्या थी, वो तमाम करके हमने उसे रिकॉर्ड किया। और 5वें में हमने रिव्यू डेट के बाद उसे फिर देखना है कि कब कब हमने इसको अपग्रेड करना है या कब कब इस चीज को दोबारा एवेल्युएट करना है, ठीक है। वो कुछ कंडीशन है जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स जो हैं ये मेथोडोलॉजी ऑफ रिस्क असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। रीजनेबली फोर्सिएबल अप्रोच जो है वो लॉफुली जो एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी है कि हैजर्ड्स को या रिस्क को फोर्सिएबल अप्रोच के ऊपर लाते हुए गलत होने से पहले प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करे और कंट्रोल करे, ठीक है। तो अगर आप इन 5 स्टेप्स को यूज करते हैं और आपका असेसर जो है जो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है या असेसमेंट कर रहा है उसके पास कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज है और उसके परसेप्शन ऑफ रिस्क जो है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्क असेसमेंट जो कि इन 5 स्टेप्स को लेके वो तीनों नॉलेज को कंप्लीट करते हुए की जाएगी उसे कहते हैं सूटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। क्लियर है बेटा? काइंडली मुझे चैट में बता दें कि आप लोगों को आवाज आ रही है, क्लियर है ये सब कुछ? चलें, हमदा बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। अब देखें ये वही वाली बात जो हमने की थी, ये लोगों के रिगार्डिंग मसाइल निकाल लिए, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, तो उसी को इसने बिल्कुल खोल के बयान कर दिया है, ठीक है। तो वर्क एट हाइट जो है आपकी एक्टिविटी से रिगार्डिंग है, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मूविंग व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, डीप वाटर, फायर, एनिमल्स, वायलेंस, ठीक है। ये बेसिकली ये वो उसने एक्टिविटीज बताई हैं जिनसे आपको फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। आपको याद होगा जो हमने पहले दिन डिस्कस किया था, सेफ्टी फ्री फ्रॉम फिजिकल इंजरी, ठीक है। और हेल्थ जो है बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स के साथ लिंक्ड है। तो उसने एक साइड पे आपको पिक्चर में हेल्थ के रिगार्डिंग जो ग्रुप्स हैं हैजर्ड्स के वो बयान किए हैं जिनसे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने किसी भी केमिकल को या बायोलॉजिकल एजेंट को या इकोनॉमिक्स के इशू होते हैं तो इसके अंदर आपको एक्यूट या क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और फिजिकल इंजरीज करने की एक्टिविटीज एक साइड पे बता दी गई हैं, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स के अंदर क्या करना है, जो मैंने फैक्टर्स बताए आपको, लोगों के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, तमाम वो चीजें जो हेल्थ को या सेफ्टी को कंप्रोमाइज कर सकती हैं, ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है, चाहे वो अनसेफ एक्ट की शक्ल में हो चाहे वो अनसेफ कंडीशन की शक्ल में हो, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन सोर्सेज बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज के लिए एक्सटर्नल में आपके पास मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई लॉ हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन हो सकती है, कोई सेफ्टी की बॉडी हो सकती है, ठीक है, ये सोसाइटी भी हो सकती है। और इंटरनल के अंदर आपके पास तमाम रिकॉर्ड, ठीक है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, एपिडेमियोलॉजी स्टडीज या ट्रेंड एनालिसिस वो भी बता रहा होता है। फिर आपके पास जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स भी इंफॉर्मेशन देते हैं बिकॉज वहां पे भी सजेशंस या इंप्रूवमेंट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और फिर सारी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होता है, वो भी आपको बताता है कि यहाँ पे कौन कौन से मसाइल मौजूद हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली आपके पास जो मेथड्स हैं वो आप रिकॉर्ड से भी देख सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं, या फिर किसी भी टास्क जो करते हैं, ठीक है, जिसको बेटा टास्क एनालिसिस जो है इसके अंदर हम किसी भी एक्टिविटी को लेके डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं
और फिर हर स्टेज के अंदर वही लोगों के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग मसाइल को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ भी गया है। ठीक है, टास्क एनालिसिस बेसिकली जो आप लोग जेएसए या जेआरए कर रहे होते हैं वो भी टास्क एनालिसिस ही की तरह की एक चीज होती है। ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, एक एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है, आप उसमें लोकेशन लिखते हैं, ठीक है, एक्टिविटी है क्या, उसकी कितनी स्टेजेस होंगी, उसके लिए उसके अंदर हैजर्ड्स क्या हैं, उसमें रिस्क क्या है, ठीक है, उसको फिर आप क्या करते हैं, हर स्टेज को एवेलुएट करते हैं, ठीक है, फिर कंट्रोल सजेस्ट करते हैं और फिर आप उसे इंप्लीमेंट करके मॉनिटर कर लेते हैं। ठीक है, सेम टास्क एनालिसिस के अंदर भी यही होता है कि एक टास्क को आप सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी स्टेजेस बना लेते हैं, ठीक है, आगे एक एक्टिविटी हम इसकी कर भी रहे होंगे और फिर हर स्टेज के अंदर मसाइल निकालेंगे। ठीक है, जो एवोल्यूशन ऑफ रिस्क करेंगे बेटा, ये किन फैक्टर्स की करेंगे, वही वाले फैक्टर जो मैंने बताया था आपको कि पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ठीक है, उनके मसाइल निकाल के उन्हें कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आप एक मेथड बना लेंगे कि काम करने का बेहतरीन तरीका क्या है, आप स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहली चीज ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। ठीक है, और उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, जिसमें लोग कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं, कैसे मुतासिर होंगे और कितना कैसे कितनी हद तक मुतासिर हो सकते हैं। मींस आपने एस्टिमेशन करनी थी कि हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम विंडो क्लीनिंग की बात करें, अगर ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं सामने जो पिक्चर में, तो इसके अंदर अगर कुछ गलत होता है ये बंदा गिर सकता है। इसमें बेसिकली हैजर्ड क्या है, वर्क एट हाइट, और रिस्क क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑडियंस मुतासिर हो सकती है वो कौन हो सकती है, एक तो वो बंदा जो काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो मुतासिर हो सकता है। फिर क्योंकि ये मेन रोड पे, बाहर रोड पे है, घर के बाहर है, तो ऑब्वियसली कोई स्ट्रीट होगी या रोड होगी, तो वहां पे जो विजिटर्स हैं, ये लोग वॉक कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टर का बंदा, अगर ये बंदा जो है इसके नीचे इसकी टीम में कोई हेल्प कर रहा है, दूसरा बंदा ये सुपरविजन कर रहा है, जो नीचे मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्टर का है या किसी और का है, वो भी मुतासिर हो सकता है। और ऑब्वियसली ये प्रीमिसेस सिक्योर नहीं है, तो तमाम लोग जो विजिट कर रहे हैं वहां से या गुजर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो ऑडियंस भी हो सकती है मुतासिर। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दी गई है ताकि आपको आइडिया हो सके कि सेकंड स्टेप के अंदर बेसिकली हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं। एस्टिमेशन करने का मेन मकसद मैंने बेटा पहले भी बताया कि एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि कितनी डेप्थ में मैंने रिसोर्सेज और असेसमेंट्स कंडक्ट करनी है, इसलिए एस्टिमेशन की जाती है। और इसमें दो ही चीजें काउंट होती हैं कि किसको नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपने लोगों के रिगार्डिंग जब भी देखना है तो उनकी स्पेशल नीड्स को भी एड्रेस कर लेना है। ठीक है, ये वो ग्रुप है बेसिकली, अगर ये लोग रिस्क पे होंगे तो आपने इनके लिए अरेंजमेंट्स भी करने हैं। ठीक है, क्योंकि आम आदमी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग या तो मेंटली इतने मैच्योर नहीं होते, ठीक है, या इनको हेल्प चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए, तो इन्हें अगर कुछ होगा तो आपको कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। ये इनको मूव करने के लिए शायद कुछ स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, या इनको फर्स्ट एड देने के लिए शायद कुछ स्पेशल चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अब आपने एस्टिमेशन कर ली, हैजर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब आप एवेल्युएट करेंगे कि यार जो हैजर्ड्स मैंने निकाले हैं इसमें कितना रिस्क है और रिस्क का लेवल मेरी कंपनी के अंदर क्या रिकमेंडेड है, तो इस रिस्क के ऊपर क्या मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे रिस्क को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो चीजों के बारे में ग्राफ लिखा गया है, लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि रिस्क के अंदर दो चीजें होती हैं और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसमें जो लाइक्लीहुड का स्कोर है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा सिवियरिटी से, और रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा रिस्क का लेवल होगा। ठीक है, किसी एक फैक्टर को लेके आप रिस्क नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपको एक जो पिक्चर दिखाई है उसमें वो लेजर दिखा रहा है। लेजर मींस वो एक स्केल दे रहा है कि 1 जो है वो किसके बराबर है। ठीक है, एक्सट्रीमली अनलाइकली के, 2 अनलाइकली के, 3 पॉसिबल है, 4 लाइकली चांसेस ज्यादा हैं, 5 काफी ज्यादा चांसेस हैं कि नुकसान हो सकता है। और सिवियरिटी के अंदर भी उसने इसी तरीके से आपको बता दिया कि बहुत कम इंजरी होगी, फर्स्ट एड इंजरी होगी, लॉस्ट टाइम इंजरी होगी, हॉस्पिटल जाएगा बंदा, या फिर परमानेंट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ये कोई लॉ आपको नहीं बताता कि आप असेसमेंट जब करेंगे तो आप कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। ठीक है, अपने एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स और अपनी एक्टिविटीज को देखते हुए कि उसे कौन सा स्केल यूज करना है। कुछ कंपनीज 1 से 3 तक का स्केल यूज करती हैं, कुछ 1 से 5 तक का, और कुछ 1 से 10 तक का भी करती हैं, कुछ 15 तक का भी करती हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयर की अपनी सवाबदीद है कि वो कौन सा स्केल यूज करता है। ठीक है,
एक चीज मैं और बता दूं कि रिस्क असेसमेंट जो है बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट और सेमी क्वालिटेटिव। ये जो टाइप आप पढ़ रहे हैं ये सेमी क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट है। इसमें आप देखें तो सिर्फ क्वांटिफिकेशन नहीं है, इसमें कुछ नंबर्स हैं और कुछ आपके पास वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये सेमी क्वालिटेटिव है। अगर इसमें वर्ड्स नंबर्स ना होते तो ये क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती, ठीक है। असेसमेंट का ये मेथड जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये सेमी क्वालिटेटिव है। क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा जी, ये अब आपके पास एग्जांपल ग्राफ है कि उसने 5 का ग्राफ यूज किया है, ठीक है। तो लाइक्लीहुड और सेवेरिटी का अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। और उसने कुछ कलर यूज किए हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज कलर कोड भी यूज करती हैं, कुछ कंपनीज इसके साथ सिंपली ग्राफ का स्कोर बनाती हैं और फिर स्कोर को आगे एक्सप्लेन कर देती हैं, ठीक है। कि 10 तक का स्कोर सेफ है, 15 तक जो है वो आपका येलो जोन में है, 20 तक जो है वो ऑरेंज जोन में है और 25 पे काम नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंपनी की जवाबदेही होती है। नॉर्मली इसने जो किया हुआ है वो ग्रीन मतलब सेफ जोन है, ठीक है। येलो जोन जो है आपका वहां पे आप इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, बट अगर आप नहीं भी करते तो काम कर सकते हैं। ऑरेंज थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना है आपको, स्टिल आप काम कर सकते हैं, बट रेड के अंदर आप काम नहीं कर सकते। अगेन बेटा बार बार बता रहा हूं कि ये कोई लॉ नहीं है जो कहता है कि इस स्केल से ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पे आपकी कंपनी है वहां पे एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको डिस्कस करने के बाद वो बनाता है इसका सक्सेस का कि भाई मुझे 5 का ग्राफ यूज करना है, मुझे 10 का करना है, मुझे 3 का करना है। क्लियर है? तो ये आपको हमेशा मिलेगा, इसलिए आपको इस पे परेशान नहीं होना कि पेपर में क्या आएगा। ये सिर्फ आपको समझना है कि लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों को लेके यूज करना है और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका लेवल होगा और उस लेवल के ऊपर जाके फिर आपने कंट्रोल सजेस्ट करने होंगे। अच्छा जी, अब आपने जब एवेल्यूएशन कर लिया तो इसी के अंदर आपने कंट्रोल्स भी देने हैं। अब कंट्रोल्स देने के लिए आपके पास एक कंट्रोल हियरार्की है। बेटा आपने दो चीजें पढ़ी हैं जिनकी हियरार्की आप नहीं भूलेंगे। पहली चीज रिस्क असेसमेंट की मेथोडोलॉजी है, जिसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, जिसमें पीपल, एनवायरनमेंट, मटेरियल और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग मसाइल को निकाला जाता है। सेकंड हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, जिसके अंदर हम बेसिकली ये पता करते हैं कि हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। थर्ड हमारे पास आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, जिसके अंदर रिस्क मैट्रिक्स बनता है, जिसमें लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस को फाइंड किया जाता है 1 से 3 तक का ग्राफ, 1 से 5 तक का या 10 तक का, जो भी सूटेबल ग्राफ जो मैनेजमेंट देती है आपको, उसको लेके आप एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। और फिर एवेल्युएट करने के बाद आप देखते हैं कि रिस्क का लेवल क्या है और फिर आप उसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास एक हियरार्की है। अच्छा, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये स्ट्रेंथ का एरो है। अगर आप देखें कि ये ग्रीन से शुरू होता है और रेड पे जाके एंड हो रहा है डाउनवर्ड, तो बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है एलिमिनेशन, दैट्स व्हाई वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है बेटा कि आप हैजर्ड को खत्म कर दें, क्योंकि हैजर्ड नहीं होगा तो रिस्क भी नहीं होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एलिमिनेशन होती है, बट ये हर दफा पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं एलिमिनेशन की, कि अगर फर्ज करें कहीं पे मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, लोग हाथ से सामान उठाते हैं, ठीक है, या दो बंदे मिलके कोई सीमेंट की एक पूरा बैग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी क्रेन से, ठीक है, या किसी फोकलिफ्ट से या किसी ट्राईसाइकिल से या किसी और मशीनरी से, इक्विपमेंट से, जिसमें बेसिकली आपने वो हैजर्ड ही खत्म कर दिया, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप लेस हैजर्डियस या कम नुकसानदेह चीज की तरफ चले जाएं, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बंदा किसी पेंट बूथ में काम करता है, ठीक है, और वो ऑयल बेस्ड पेंट यूज करता है तो उसके फ्यूम ज्यादा खतरनाक हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑयल बेस्ड पेंट की जगह वाटर बेस्ड पे रिप्लेस कर लेंगे तो उसका नुकसान कम होगा, ठीक है। तो आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, कम हैजर्डियस चीज पे चले गए, ठीक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स बेटा थर्ड कंट्रोल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी माने जाते हैं कंट्रोल्स के अंदर। एलिमिनेशन के बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ये लोगों पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर आपने या तो मशीन को गार्ड्स लगा दिए हैं या कोई डिवाइसेस यूज कर दिए हैं, गैजेट्स यूज कर लिए हैं, ट्रिप डिवाइसेस, ठीक है, या फिर आपने कंप्लीटली सिस्टम को आइसोलेट कर दिया है या आपने पार्शियली आइसोलेट कर दिया सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा कि अगर आपके पास केमिकल स्टोरेज जो थी वो एक ही यार्ड के अंदर रखी हुई थी,
तो आपने उसको सेपरेटली एक स्टोरेज बना के उसे सेपरेट रूम में डाल दिया है, तो आपने बेसिकली क्या किया है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाया है, तो आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल वहां पे लगा दिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं बेटा, ये थोड़े से कमजोर कंट्रोल हैं, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली प्रोसीजर्स पे काम करते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर्स पे जो चीजें काम करती हैं वो बिहेवियर से बड़ी लिंक्ड होती हैं, तो इसके लिए वर्कर का समझदार होना, ठीक है, मोटिवेटेड होना बड़ा जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंदर बेटा तमाम वो कंट्रोल्स आ जाते हैं जो एम्प्लॉयर के होते हैं, लाइक बेसिकली वो इसमें सारे प्रोसीजर्स देता है बना के आपको, ठीक है, वो रूटीन्स देता है, वो आपको काम करने के तरीके बयान कर रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, ये तमाम चीजें आती हैं। और पांचवा जो आपका कंट्रोल है जिसको लीस्ट अफेक्टेड, ठीक है, लीस्ट अफेक्टिव कंट्रोल भी कहते हैं, वो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो आपके जो सबसे वीकेस्ट कंट्रोल होते हैं वो पीपीज और एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, बिकॉज ये बिहेवियर के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, इनको बिहेवियर कंट्रोल भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होते हैं, बिकॉज ये लोगों को दूर कर देते हैं हैजर्ड से, ठीक है, तो इसलिए उनका कॉन्टेक्ट में आने का चांस ही खत्म हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल से भी ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उसमें आपने रिस्क को ऑलरेडी मिटिगेट ये कम कर लिया होता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपका एलिमिनेशन होता है, जिसमें आप हैजर्ड को खत्म कर देते हैं तो रिस्क ही नहीं बचता, ठीक है बेटा। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, यहां तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उस पर कोई सवाल है किसी का तो बेटा वो पूछ सकता है। जी हाँ सर जी, मेरा क्वेश्चन है, जी जी बेटा, ये क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव असेसमेंट और क्वांटिटेटिव, इसमें क्या है, इसकी थोड़ा तफसील हाँ बयान बेटा, करें। बेटा क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट ये होती है कि अगर मैं ये नंबर इस्तेमाल ना करूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये बेटा देखो, ये आपके पास नंबर नजर आ रहे हैं, जी जी, नंबर नजर आ रहा है। बेटा इन नंबर्स की जगह मैं लिख दूं कि लो मीडियम हाई है, ठीक है। अच्छा, तो लो मीडियम हाई को बेटा तुम मेजर नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। तो बेटा वो असेसमेंट जिसके अंदर डिजिट्स या वर्ड जो है ना आपके, ठीक है, ये जो डिजिट इस्तेमाल होते हैं 1 2 3 4, जिनसे आप चीजों को क्वांटिफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस्तेमाल ना हो मेजरमेंट के लिए, ठीक है, उसे क्वालिटेटिव कहते हैं बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। इसमें बेटा नुकसान ये होता है क्वालिटेटिव का, सिर्फ ये होता है कि वो बहुत जेनेरिक होती है, उसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कितना नुकसान होगा, ठीक है। सही है जी, ठीक है। और जी बेटा, सर जी कोई और? ये सर ये हायरार्की कंट्रोल जो आपने ये बताए हैं, जी जी बेटा, सर इसके अंदर एलिमिनेशन की एग्जांपल आप दोबारा बता देंगे? हाँ बेटा, बेटा देखो फर्ज करें हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, उसमें सीमेंट की बैग्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वहां पे ठीक है वर्कर्स जो सर, है वो फिजिकली बैग रिमूव करते हैं खुद, तो मैनुअल हैंडलिंग होगी ये, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल अब इसके जी, अंदर बैग के डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ठीक हो बेसिकली गया, हमारा इस एक्टिविटी के अंदर मेरा मसला क्या है, मैनुअल हैंडलिंग का, ऐसा ही है। जी बिल्कुल, तो बेटा अगर मैं वर्कर को कोई क्रेन लगा दूं वहां पे जो बैग को रिमूव करे वहां से, ठीक है, ठीक हो गया, या कोई कन्वेयर बेल्ट यूज कर लेता हूँ, या कोई भी मशीनरी यूज करता हूँ जिसमें वर्कर अब मैनुअली हैंडल नहीं कर रहा, तो मेरा मैनुअल हैंडलिंग का हैजर्ड खत्म हो गया, तो मेरा रिस्क एलिमिनेट हो गया। कुछ सर हो गया। मगर सर फिर इसके अंदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट पे फर्क क्या रह गया? बहुत इसके फर्क है अंदर भी बेटा, तो आपने देखो जी जी बेटा, देखो एलिमिनेट के अंदर मैंने हैजर्ड को एलिमिनेट किया है, समझ आ गई? सर ठीक है, ठीक है सर, समझ गया जी जी, हाँ समझ आ बेटा, गया, सब्स्टिट्यूट पे मैंने लेस नुकसानदेह चीज ली है, खत्म नहीं किया। ठीक हो सब्स्टिट्यूट गया, सर जी, आप व्हील बैरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हैंडलिंग है, लेकिन व्हील बैरो इस्तेमाल कर रहे हैं वही बंदा है, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट किया, मैनुअल हैंड बंदे की जगह व्हील बैरो इस्तेमाल कर दिया। देखो बेटा, बंदे की जगह अगर तुम कोई मशीन इस्तेमाल करते हो तो बेटा अगर उसमें मसला था तो वो एलिमिनेशन खत्म हुआ, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ बेटा, सब्स्टिट्यूट कुछ और चीज है। नहीं, देखो व्हील बैरो में बंदा ही इस्तेमाल हो रहा है, व्हील बैरो बेटा, बंदा ही लेके जा रहा है, लेकिन लेस हैजर्डस है ना। अगर हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया मेथड तो उसमें उसका नुकसान कम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है कोई और सर, सवाल? क्लियर है। जी किसी और का कोई सवाल? ये हैजर्ड्स कैलकुलेट करते हुए या ये सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन में इंडस्ट्रियल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें बिजनेस के नुकसानात और फायदे
आई एम टॉकिंग बेसिकली अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक उसको है। भी मद्देनजर रखा जाता है या दिस इज नॉट इन द प्रीव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक? देखिए आपकी मैंने पहले बात की कि आपने जब हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, तो आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को उस नजर में उस तरीके से नहीं करते। हाँ, बट अगर कोई इक्विपमेंट डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में आप वो भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। जब भी आप असेसमेंट करते हैं, बेसिकली उसमें अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस निकालते हैं, तो उसमें इक्विपमेंट डैमेज आ जाता है क्योंकि अनसेफ कंडीशन है ना वो, ठीक। ठीक है। तो उसमें तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर फर्ज करें एक बंदा जो है वो किसी चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास ठीक। फाइनेंशियली उसकी क्या होगा, मेंटेनेंस ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगी, ऐसे ही होगा। डिसहैंडल करेगा तो वो चीज टूट भी जाएगी, नई लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। तो वो ऑलरेडी अनसेफ कंडीशन में हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल इस सेंस में होता है, ठीक है, और लाजमी कंसीडर होता है बिकॉज हमारी सेफ्टी के अंदर सेफली मैनेज करने की जो सबसे बड़ी रीजन है वो मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ही तो हैं। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल थैंक यू। जी जनाब, कोई और सवाल किसी का? जी, सब लोगों को क्लियर है? आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है, आगे जाए। चलें जी। ओके।